अपने को चाहिए फुल इज्जत। महिलाओं का एक ही काम है, क्या काम है? तो लड़कों ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब राजाओं से ही नहीं संभली तो तुम्हारे वाली रूठ जाए, सोना बाबू खाना नहीं खाए कभी, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने हो जाए तो हो ही जाए भाई ऐसे। और ये भी फिल्मों में देखा मैंने तो खुद ही, कि फिल्मों के अंदर दिखाते हैं कि कन्यादान के लिए लड़की के पिता को बुलाइए, वरना गांव में तो पंडित जी जो घूम रहा होता है उससे करवा देते हैं, कोई पिता की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक तो मैंने फिल्मों में, शहरों में एक नई बात और देखी कि फिल्मों में भी और यहां शहर की शादियों में भी, लड़की की शादी में लड़की के भाई भी नए कपड़े पहनते हैं। मतलब मैं को मेरी बहन की शादी और मैं नए कपड़े पहन के घूमूं, घर वाले जूते नहीं मारे? तो तेरा ब्याह है, आप नए कपड़े छोड़िए, 3 दिन तक नहाने का टाइम नहीं मिलता। बारात के आने से एक दिन पहले बारात वाला दिन और बारात के जाने के एक दिन आप भूत बन के घूमते हो, भूत बन के। भाई क्या क्या काम करवाते घर वाले, वो जाने, उस दिन का दिन जाने। वो मुझे कई बार लगता है कि यार पहन भी ले, मान लो कि व्हाइट कुर्ते पजामा पहन के कोई खड़ा हो गया है ना, इतने में कोई डोकरा आता है खोड़ रहा है एकदम, कई ताऊ जी चाचा जी एकदम यूं बदमाश टाइप के होते हैं, वो आ कहते हैं ला कढ़ाई, ला कढ़ाई। अब आपने व्हाइट कुर्ते पजामे में कढ़ाई उठाई हुई है, जोधपुरी कोट पैंट पहना हुआ, ऊपर तक बटन बंद है आपके एकदम, और इतने को आके तक ला भट्टी खातर खोदो, भट्टी खोदो, फावड़ा लिया हुआ भट्टी खोद रहा है आदमी, कोई टेंट के पाइप गाड़ रहा है इधर उधर है। तो भाई रे, लड़की की शादी में नए कपड़े, ये तुम शहर वालों ने शुरू किए हैं। और तुम्हारे तो आजकल और जोरदार चीजें हैं कि हल्दी वाले दिन हम पीले ही पहनेंगे, मतलब यूं मैचिंग हो रहे तुम्हारे तो अब तो मैं तो फिर कहता हूँ, अब तो गांव में आजकल फिर भी थोड़ी कंडीशन ठीक हो गई, वरना पहले गांव में एक तो सबसे मुश्किल काम तो मुझे वो लगता था कि मिठाई के नाम पर केवल होते लाडू बूंदी, है ना। फिर गांव वाले इस मामले इतने कंजूस होते, कंजूस क्या, रुपए भी नहीं थे भाई, कि हलवाई को कहते कि तू खाली बूंदी बना दे, तो लाडू तुम बना ले। तुम कैसे बना लोगे लाडू? तो बूंदी बनाई, बूंदी बना के टाबरों सबका टाबर आ जाओ रे लाडू बनाते, फिर वो सारे दिन यूं वो बूंदी लेके लगे रहते। आप मानोगे नहीं, यूं हाथ ना यहां पे यूं लगता है जिम करके आया है बंदा, ट्राइसेप बाइसेप दोनों बन जाया करती थी बंदे, पर टाबरों को उसमें भी मजे आया करते, कि बूंदी बनाते बनाते बीच में थोड़े 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 बूंदिए खाने को तो मिले। अच्छा, बूंदिए कहां पड़े थे? हाँ, ये लाडू वाला तो इतना मैंने दिन पहले बताया होगा कि शादी में लाडू बच जाते, या वो खर्च में लाडू बच जाते, कोई मरे खरे के लाडू बनाते हैं वो बच जाते, वो 2-2 महीने तक रखते घर पे। और 3 बजे वाली चाय के टाइम में मम्मी आन सब कहती ले ले लाडू खा ले लाडू, वो लाडू इतने कठोर हो जाते कि दांत तो टूट जाए, लाडू नहीं टूटे, उसके बावजूद ले ले खा ले। अरे माथा फोड़ लो इससे भले, तू ये लाडू कैसे खाया जा सकता है? कई अत्याचार ऐसे ऐसे हुए हैं। पर पहले मिठाई के नाम पे बूंदी हुआ करती थी। मां सुबह वाले बेच में हंस रहा था कि पहले यदि रसोई खुली रह जाती ना मम्मी से, कि ताला लगाना मम्मी भूल गई रसोई के, तो चीनी नहीं मिलती रसोई में, टाबर चीनी के फाके मार जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब मम्मी रसोई खुली छोड़ गई, इधर से बच्चों ने जैसे देखा रसोई खुली है, बच्चे घुसे और चीनी मुंह में डाल रखी है फटाफट के, आज चीनी मिल गई, चीनी समझते हो, चीनी मिल गई या गुड़ शक्कर जो मिला वो, और इतने मम्मी ऊपर से आ गई, क्या कर रहा, मुंह भरा हुआ है। उसे जूते मारे पर चीनी बाहर नहीं डालनी, चीनी खाऊंगा, तुम कितने जूते मार दो। तो ये आपके शहरों में भाई नई वो शादी के टाइम में सारे नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं, क्यों यहाँ आपके काम करने के लिए खूब सारे लोग होते हैं। और वैसे देखो ना तो गांव में ज्यादा होते हैं लोग, तो है ना, घर घर वाले मिलके भी काम करें तो ज्यादा होते हैं, पर गांव में काम कोई नहीं करता। गांव में फैशन दूसरा है कि जैसे सारे बैठे हैं, कोई फूफा जी टाइप का बंदा आया, और फूफा जी टाइप का बंदा आया तो वो आगे बैठे, तो अब उनको चाय पानी पिलाना, तो दादाजी बैठे हुए, दादाजी ताऊ जी को कहेंगे कि चाय ले आओ रे, ताऊ जी आगे अपने पापा कहेंगे चा, पिताजी आगे चाचा जी होंगे, चाचा जी कहेंगे अरे चा चा ले आओ, चा बटा हुआ है, चाचा जी आगे कहेंगे, फिर लास्ट में जाते अपने आते, अपने देते मेरे से भी छोटा है कोई नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। वो जो ट्रांसफर करते हैं ना वो, कि आदेशों का स्थानांतरण, आदेश आगे से आगे आगे से आगे जा रहा है। अब वरना उन 10 आदमियों में से कोई जाके चाय ले आए यार, पर नहीं कोई नहीं लाएगा, बैठे बैठे आदेश देते रहेंगे, तो फिर लोग कम पड़ जाते हैं अपने आप में, तो फिर किसको नहाने का टाइम मिले, किसको कुछ और नए कपड़े पहनने का टाइम मिले। ऐसा कहते हैं कि जब मालदेव ने कितने युद्ध जीते थे, 52, कितने परगने जीते, तो उसने जैसलमेर पे अटैक किया, अपने आसपास में सब जगह अटैक कर रहा था, तो ऐसे उसने कहां पर अटैक कर दिया, जैसे
जब उसने जैसलमेर पे अटैक किया तो जैसलमेर पे अटैक के दौरान और उसने फलोदी छीन लिया जैसलमेर वालों से, बताया था मैंने जैसलमेर के बाटियों से क्या छीन लेता है, फलोदी। जब उसने जैसलमेर पे अटैक किया तो जैसलमेर वालों ने सरेंडर किया और जैसलमेर वालों ने कहा भाई हमारी तेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं, तू यार ले ले फलोदी ले ले और जा रहे वापस, लड़ाई करने की हिम्मत नहीं। तो मालदेव इनसे फलोदी लेकिन वापस आ गया। अब जैसलमेर वालों ने बैठ के विचार किया कि ठीक है एक बार तो बंदा फलोदी लेके चला गया, पर ये इस बात की गारंटी थोड़ी है कि दोबारा नहीं आएगा। हमने देखा था कि गुजरात वाला बहादुर सा रणथंभोर लेके चला गया था, अगले साल वापस आ गया था। ये तो शेर के मुंह में खून लगना है, नरबक्सी हो जाता है उसके बाद वो। तो जैसलमेर वालों ने कहा मालदेव का कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो किसी ने कहा परमानेंट इलाज तो लड़ाई है। तो दूसरा बोला लड़ाई करेंगे तब तो फिर मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, फिर तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी बात करने की। क्या किया जाए? तो राजा लूणकरण भाटी की एक राजकुमारी है, राजकुमारी का क्या नाम है? उमर। राजकुमारी बेहद सुंदर है, कई राजा तथा राजकुमार उससे शादी करना चाहते हैं। खुद जैसलमेर वाले ढूंढ रहे हैं अच्छा राजा अच्छा राजकुमार मिले तो उमा देगी शादी उसके साथ करें। तो किसी ने कहा यार मालदेव से अच्छा राजा पूरे भारत में कोई नहीं है, हिंदुओं का सबसे बड़ा यदि कोई इस टाइम राजा है तो वो राजा कौन है? मालदेव। तो उमा देवी की शादी मालदेव के साथ कर देते, एक तीर से दो शिकार। एक तो उमा देवी की शादी मालदेव से होगी, अपने को उमा देवी के लिए अच्छा योग्य लड़का चाहिए, अच्छा राजा चाहिए, मालदेव से अच्छा कौन होगा? तो मालदेव के साथ करते हैं। फिर दूसरी बात, जब मालदेव से उमा देवी की शादी कर देंगे तो मालदेव अपना जवाई हो गया, फिर अटैक क्यों करेगा? तो अपना जैसलमेर भी बच जाएगा और राजकुमारी के लिए अच्छा राजा भी मिल जाएगा। तो मालदेव जी के पास समाचार भेजे के बाद जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमा देवी की शादी आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हो? मालदेव ने कहा हो मैं तैयार, ब्याह भले आज कर दो, ब्याह के लिए कौन मना करे। तो उसने कहा भाई मैं तो तैयार हूं, करो भले। नियत समय लगन मुहूर्त समय सब देखे गए और मालदेव जी की वो तय हुआ भाई इस तारीख को आपको बारात लेके आना है। मालदेव जी बारात लेके पहुंचे, लंबी चौड़ी मालदेव जी की बारात गई, खूब सारे घोड़े, खूब सारे हाथी, खूब सारे ऊंट, हथियार लिए हुए सारे सैनिक वगैरह साथ में चले। गांवों के अंदर अब भी रिवाज होता है कि बारात आती है तो लोग बारात देखने जाते हैं, है ना, बारात देखने का खूब शौक रहता है गांव में। तो तब अब राजा की बारात गई थी, बड़ी बारात गई, तब तो और लोग उमड़े। पर गांव में महिलाओं का तो सीधा सा तरीका होता है, छतों पे चढ़ चढ़ के देखती है। अब छतों पे ऊपर चढ़ोगे तो घूंघट रखने पड़ेंगे, यूं तो छत पे बिना घूंघट के तो खड़ी नहीं हो सकती। तो महिलाओं ने फिर तरीका निकाला, दूरबीन बना लेती है ऐसे, घूंघट को एक साइड से ऊंचा किया थोड़ा और दूरबीन बना बना के देखती रहती है। तो मालदेव जी की बारात आई तो महिलाएं भाई छतों पे चढ़ चढ़ के देख रही थी। अच्छा एक और रिवाज होता है कि जहां पे बारात रुकती है, जहां बारात रुकती है उसको बोलते हैं डेरा। क्या बोलते हैं? बारात के रुकने की जो जगह होती है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और तो कहां रुके बारात प्राइमरी स्कूल में रुकती है यार गांव में। और डेरे कौन से होते हैं? वरना मैं कहता हूं डेरा तो बच्चे देखते हैं, अच्छा ये कोई नई चीज है डेरा, जहां बारात रुकती है। यार स्कूल में रुकती है आगे, वही बारात का डेरा होता है। तो पहले गांव में रिवाज हुआ करता कि जहां बारात रुका करती, जहां भी बारात का डेरा होता वहां पर महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती। तो भाई जैसलमेर की महिलाएं तो जल्ला गाती हुई मालदेव जी का डेरा देखने चली गई और मालदेव जी का डेरा ही बड़ा शानदार लगा, इतनी बड़ी बारात आई हुई, ढंग से स्वागत सत्कार हो रहा। और पूरे जैसलमेर में अरे यार क्या बारात आई है, इतने हाथी इतने घोड़े, इतनी बड़ी बारात हमारे तो कभी पहले आई नहीं, जोधपुर वालों की बारात बड़ी शानदार आई। और ये सब समाचार उमा दे के पास में भी, उमा दे की बाकी सहेलियां वो जो बाहर जाके आ रही थी वो आके बता रही थी अरे बड़ी शानदार बारात आई है। अब उमा दे को भी लगेगा यार मेरे को भी देखना चाहिए कि मेरी बारात कैसी का आई है, मेरा डेरा कैसे है। पर बाकी तो कोई भी घर से बाहर जा सकता है, दुल्हन तो कैसे घर से बाहर निकले, दुल्हन को तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब आज का टाइम होता तो उमा दे मालदेव के पास मैसेज कर देती है ना, प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ योर डेरा। मालदेव जी भेज देते कि ये मैं हूं, ये हमारी बारात है और ये हमारी पहाड़ी। मालदेव जी कह सकते थे, पर उमादेव को लगा क्या करें अपने। तो उमादेव ने कहा कि अपने किले के ऊपर चढ़ के बारात देख लेते। भाई किला सबसे ऊंची जगह, किले के ऊपर चढ़ेंगे नीचे का पूरा पोर्शन दिखेगा। आप नारगढ़ चले जाओ कभी, अपने पूरा जयपुर दिख जाता है। तो बड़ा फैल गया, यदि छोटा सा हो तो एक एक घर दिख जाए वहां से, तो अपने को तो उसने कहा अपने ऊपर चढ़ के देखते हो तो अपने को पूरा वो बारात दिख जाएगी। तो उमा दे किले के ऊपर चढ़ रही थी, जब वो सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ रही थी तब उसके कानों में आवाज आएगी, सीढ़ी के पास वाले एक कमरे के अंदर लड़ाई हो रही हो। जैसे उन्हें कान लगाए कौन लड़ रहा है, और उसके मम्मी पापा ही लड़ रहे थे आपस में। और उसके पापा उसकी मम्मी कह रहे थे, मतलब लूणकरण भाटी अपनी रानी को कह रहा था कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। और वो बेचारी कही कि क्यों मार दोगे,
अपना जवाई है वो। अरे लिचड़ आदमी, अभी 2 महीने पहले अपने पे अटैक करने के लिए आ गया था। ये तो डर के मारे इसको बेटी देनी पड़ रही है, वरना इसको मैं बेटी दूं, इसको तो मारूंगा मैं। अब युद्ध के मैदान में तो मार नहीं सकते, आज मौका है, फेरों में आएगा उस टाइम अकेला होगा और उस टाइम मारेंगे इसको। और वो बेचारी हाथ जोड़ेगी, मत करो ऐसे, बेटी का भविष्य क्या होगा बाद में। उसने कहा सती कर देंगे, इसको मारेंगे आज। और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को सलटाऊंगा। ओके भाई, मैं डाकी क्यों कहूंगी किसी को, तू जाने तेरा काम जाने। ये बात उमादे सुनती है। अब उमादे चिंता में, एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसका होने वाला पति है। मुझे लगा मुझे किसका साथ देना चाहिए, और उसके दिल से आवाज आई कि हिंदू धर्म कहता है सगाई अपने आप में आधा विवाह है। मालदेव जी मेरे पति है, मुझे मेरे पति को बचाना चाहिए। उसने मालदेव जी के पास समाचार भेजा कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े चौकन्ने, बी अवेयर, यहां आपके साथ में विश्वासघात होगा, यहां आपके साथ में चोट की जा सकती है कुछ ना कुछ। मालदेव जी ने पर्ची पढ़ी, मालदेव जी ने कहा थैंक यू मादे, पहली बात तो तेरे पापा से वैसे नहीं मरूंगा मैं पटक के मार दूं, पर फिर भी तूने यदि कह दिया इसके लिए धन्यवाद तेरा। और मालदेव जी की जो बारात गई हुई थी, उस बारात में 2 ढंग के बॉडी बिल्डर छांटे उन्होंने, जिम जाने वाले भैया तुम्हारे जैसे है ना, 2 बॉडी बिल्डर छांटे और कहा तुम दोनों का एक ही काम है कि आज लूणकरण किसी भी सूरत में जब तक मेरे फेरे नहीं हो घर के अंदर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा साहब चिंता ही मत करो। अब मालदेव जी गए, जाके तोरण वोरण मारे, मालदेव जी फेरों के अंदर जैसे जाके बैठे, और जाके बैठते ही और वो लूणकरण जी अंदर जाने लगे। लूणकरण जी को लगा आप अंदर जाके अकेला ही बैठे, अकेले को मार लूंगा। अंदर जाने लगे, वो 2 बॉडी बिल्डर बाहर ही बैठते। उनका किधर, इतनी दूर से बारात आई है, ये तो नहीं हमारे साथ बैठे 2 बातें करे, 2 पेक ले, बनाओ बनाओ एक पेक बनाओ रहे लूणकरण जी का। लूणकरण का नहीं 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 नहीं, मेरे घर में आज इतना काम है। अरे राजा है यार, काम कोई कर लेगा, इतने नौकर चाकर है, तेरे बेटे भतीजे हैं, भाई हैं दूसरे, वो काम कर लेंगे कोई। अब लूणकरण को समझ में तो आगे कि जाने तो नहीं देंगे, बॉडी बिल्डर हो रहे दोनों, चुपचाप वहां बिठा रखा। ये लूणकरण का अचानक दिमाग काम किया, उसने कहा मुझे कन्यादान करना है। क्या करना है अंदर जाके, कन्यादान करना। उनका कोई कर लेगा कन्यादान, तेरा भाई कर देगा, तेरे पिताजी कर देंगे, तेरा कोई बड़ा बेटा कर देगा। कन्यादान के लिए बाप को जाने की कोई भी आवश्यकता। तो लूणकरण जी को वहीं बिठा लिया। भाई लूणकरण जी को फेरों के अंदर जाने नहीं थे। मालदेव जी के फेरे एकदम निर्विघ्न संपन्न हुए। दूसरे दिन उमादे की विदाई हुई। पहले जब राजकुमारियों की विदाई करते तो कहते कि भाई राजकुमारी वहां जाके खुद काम थोड़ी करेगी, राजकुमारी के साथ काम करने वाली लड़कियां होनी चाहिए। वो जो काम करने वाली लड़कियां थी उनमें एक लड़की का नाम था बहारमली। क्या नाम था? अच्छा, बहारमली के लिए कहा जाता है कि बहारमली के मम्मी पापा का पता ही नहीं था कि कौन थे। बहारमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके मम्मी पापा ने फेंक दिया। अखबार में अब भी आप कई बार पढ़ते हो, अस्पताल में भी कन्या माता पिता छोड़कर भागे, अभी भी अखबार में आता है, कई बार अखबार में आता है। सड़क के किनारे कचरे के ढेर में मिली नवजात कन्या। समाज अभी तक सुधरा तो नहीं है, लड़की के जन्म को अभी तक भी अच्छा तो नहीं माना जाता है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना हो जाती है। मान लो मैं कहता हूं आज आप कोचिंग आ रहे हो 1 बजे और उस टाइम सड़क के किनारे आपको इस प्रकार की बच्ची मिल जाए, तो अपना पहला ड्यूटी क्या बनती है? अपने हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पुलिस को फोन करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा एक केस मिला हमें। अच्छा, पहले हॉस्पिटल कौन? राजा। पहले पुलिस भी कौन हुआ करता? राजा। तो किसी को बच्ची मिली, उसने ले जाके राजा लूणकरण को दे दी। भाई राजा लूणकरण, तुम्हारे राज में एक बच्ची ऐसे ऐसे पड़ी हुई मिली थी। राजा लूणकरण ने उस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया। उमादे के साथ ही वो बड़ी हुई, उमादे की अच्छी सहेली भी थी, इसलिए उमादे ने भी कहा कि भाई बहारमली को मेरे साथ भेजो तो मेरा मन तो लगा रहेगा वहां, वरना वहां जाकर किससे बातचीत करूंगी मैं। तो बहारमली को साथ में भेज दिया। शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी थोड़े जल्दी आके अपने महल में बैठ गए। नौकर चाकर जो थे उन्होंने आगे कहा कि भाई रानी उमादे को बताओ कि भाई मालदेव जी अपने महल में आ गए। रानी उमादे श्रृंगार वगैरह कर रहे थे अपना, कोई रानी थे, तैयार हो रहे होंगे। उनको लगा मुझे टाइम लगेगा। बहारमली वहां पास बैठी थी, उन्होंने बहारमली कहा कि तू एक बार जाके कह दे कि मेरे को टाइम लगेगा। मालदेव जी थोड़े नशे में थे और बहारमली सुंदर थी। ये बात उमादे को पता चले, उमादे ने कहा लिचड़ आदमी, इस आदमी के साथ तो मेरे से आज रहा जाए कल रहा जाए, इस आदमी का तो मैं मुंह देखना भी पसंद नहीं करती। और वाकई उस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी उसके बाद मालदेव का मुंह नहीं देखा। वो पहले चली गई यहां से तारागढ़, तारागढ़ जाके रहने लग गई थी। शेरशाह सूरी वाला जब हमला हुआ तो मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले एक प्लान यह था कि अजमेर में लड़ेंगे। पहले प्लान क्या बनाया था, कहां पे लड़ेंगे? तो जब उमादे को पता चलता है कि अजमेर में युद्ध किया जाएगा शेरशाह से, उमादे मालदेव के पास समाचार करती है कि मालदेव जी मैंने सुना है कि आप अजमेर में लड़ने के लिए आने वाले हो, तो आप मत आना, सेना भेज दो, सेनापति मैं बन जाऊंगी, मैं लड़ लूंगी।
लेकिन मालदेव ने वापस समाचार भिजवाया कि नहीं, हम अजमेर नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे जैतारण। और जैतारण लड़ेंगे इसलिए अजमेर का किला खाली करेंगे, क्योंकि वरना तो अजमेर के किले की सिक्योरिटी के लिए सेना लगानी पड़ेगी। हम हमारी पूरी सेना कहां लगाने जा रहे हैं? जैतारण। इसलिए आप अजमेर का किला खाली करके जोधपुर आ जाओ। उसने कहा जोधपुर तो वापस नहीं आऊंगी। तो फिर जोधपुर के पास में गांव पड़ता था कोसाना। कौन सा गांव था? वहां पे आके उमादेव वहां पे आके रुक जाती है, वहां पे रहने लग जाती है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो बाद में उसका खुद का ननिहाल था केलवा। फिर केलवा चली गई। मालदेव की एक दूसरी रानी से बेटा हुआ था राम सिंह। कौन बेटा हुआ था? उसने उस राम सिंह को गोद ले लिया। मालदेव के एक दूसरे बेटे को गोद ले लिया, दूसरी रानी का बेटा था उसको गोद ले लिया। केलवा में रहती थी। कहते मालदेव जी की जब डेथ हुई तो उमादेव के पास केलवा समाचार भेजा गया कि भाई मालदेव जी की डेथ हो गई। उमादेव सती होती है वहां। उमादेव ने कहा वो आदमी खराब था, एक पति कैसा होना चाहिए ऐसे लक्षण उस आदमी के अंदर नहीं थे। उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मेरे पत्नी होने का जो कर्तव्य है उसको पूरा निभाऊंगी। उसने भले ही पति होने के अपने कर्तव्य को नहीं निभाया हो, लेकिन मैं पत्नी हूं, पत्नी पति के साथ में सती होती है तो मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। तो बाद में उमादेव कहां पर सती हो जाती है? वहां केलवा रहती थी, केलवा में सती हो जाती है। उमादेव जब यहाँ कोसाना बीच में इस गांव के अंदर रहते थे, तब मालदेव को एक बार यूं एहसास हुआ कि यार मैंने गलती तो की है और गलती सुधारी जानी चाहिए, मेरी उस दिन गलती थी, मेरी वजह से उमादेव नाराज होके गए। तो मालदेव के दरबार में एक बहुत अच्छे विद्वान हुआ करते, जिन विद्वान का नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था विद्वान का? और मालदेव ने ईसरदास जी को कहा कि ईसरदास जी आप जाओ रानी उमादेव के पास और मना के लाओ। ईसरदास जी गए रानी उमादेव के पास और रानी उमादेव को जाकर, रानी उमादेव गलतियां किससे नहीं होती, सबसे ही होती है, तुम्हें वापस चलना चाहिए मालदेव के पास, मालदेव तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है। उमादेव ने कहा नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है, पहली बात तो तोड़ो ही मत, और यदि टूट गया तो बाद में जुड़ेगा नहीं, और जुड़ गया तो भी वैसा नहीं जुड़ेगा जैसे पहले था, उसके अंदर क्या पड़ जाती है? बाद में गांठ पड़ जाती है। तो अब मेरे से नहीं जाएगा, मेरा मन फट गया अब मालदेव से, और मैं माफ नहीं कर पाऊंगी उसको कभी भी। ईसरदास जी ने वापस समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मालदेव आपको पटरानी बनाने के लिए तैयार है। उमादेव ने कहा बाकी सब चीजें ठीक है, पर मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि पहले तो मुंह फुला के चली गई थी, मालदेव जी ने मनाते वापस आ गए। अरे लोग कैसे कह देंगे? आप पटरानी बनोगे, आपको सारे अधिकार मिलेंगे, सारे लोग आपके अंडर में रहेंगे, कौन बोलेगा आपके खिलाफ? उमादेव ने वापस कहा ईसरदास जी आपके कहने पे चल लूंगी, फिर मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ईसरदास जी ने कहा मेरी गारंटी, आप तो चलो, लोगों के बीच में मालदेव से माफी मंगवाएंगे आपसे। उमादेव जब आ रही थी, जोधपुर बड़ा राजी था कि हमारी पटरानी वापस आ रही है। जोधपुर सामने अपनी पटरानी का स्वागत करने के लिए जनता उमड़ रही थी। जो बाकी रानियां थी मालदेव की, उनको यह बात पता चली कि आज वापस कौन आ रही है? उमादेव। बाकी रानियां जानती थी कि यदि उमादेव आ गई तो अपनी चवन्नी बंद, फिर अपने को कौन पूछेगा। तो बाकी रानियों ने, एक कवि और थे, उन कवि का नाम था आसानंद जी। क्या नाम था? इन आसानंद जी को उन बाकी रानियों ने कहा कि आसानंद जी आपको नहीं लगता कि एक महिला के भी सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज होती? आसानंद जी ने कहा क्यों नहीं होती है, महिलाओं की तो ज्यादा बड़ी होती, सेल्फ रेस्पेक्ट उनमें भी होता ही। तो कहा फिर उमादेव एक बार नाराज होकर चली गई, आने का मतलब क्या था? आसानंद जी ने नहीं आना चाहिए, तो वो तो आज आ रही है। तो आसानंद जी ने कहा मैं रोकता हूं। तो आसानंद जी जोधपुर के बाहर ही जाके खड़े हो गए, और उधर से जब उमादेव की पालकी आ रही थी, पालकियां समझते हो, पहले रानियां पालकियों में बैठ के जाती, उधर से पालकी आ रही थी, तो आसानंद जी ने जोर जोर से दोहा बोला कि मान रखे तो पीऊ तज। मान मतलब इज्जत, पीऊ का मतलब पति, पीऊ का मतलब क्या है? पिया, पिया का मतलब पति। तो मान रखे तो पीऊ तज, मान रखे मतलब इज्जत रखनी है, तो पीऊ तज, तज का मतलब छोड़ना। यदि इज्जत चाहिए तो क्या छोड़ दे? पति। पीऊ रखे तज मान, और यदि पति रखना है तो बाद में क्या छोड़नी पड़ जाएगी? इज्जत। दोनों में से एक चीज मिलेगी, या तो मिलेगी इज्जत या क्या मिलेगा? पति। दोनों चीजें नहीं मिलेगी। तो आज रानी उमादेव तुम्हारे नाम की इज्जत है, लोग दूर दूर तक बात करते हैं कि रानी उमादेव वो है जिसने मालदेव को एक गलती की वजह से ठोकर मार दी। जोधपुर के राजा को ठोकर मार के गई है वो। लोग बात करते हैं कि यदि वो उस बात को इग्नोर कर देती तो जोधपुर में रहती, मेहरानगढ़ के किले में बैठती, राजा रानी के जो ठाठ बाट होते हैं उनका भोग करती वो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरे पति ने गलती की थी, मैं उस आदमी का मुंह नहीं देखूंगी। तो आज दिन तक उस महिला ने मुंह नहीं देखा, वो अकेली रहती है अपनी। तो तुम्हें इज्जत मिलती है, लोग बातें करते हैं, रानी हो तो किसके जैसी हो? उमादेव जैसी। नाराज हो तो किसकी तरह हो? उमादेव की तरह हो। तुम वापस आ जाओगी तो ये पति तो मिल जाएगा, 9 कोटि मारवाड़ का राज मिलेगा तुम्हें, सुख वैभव सब मिलेंगे तुम्हें, इज्जत नहीं मिलेगी। आगे वाला लाइन है कि दो दो गेंद ना बंद हूं। गेंद का मतलब होता है हाथी। गेंद का मतलब क्या होता है? दो दो गेंद ना बंद हूं, दो दो हाथी नहीं बंध सकते, एक एक खंबू ठाण।
एक ही स्थान पर दो हाथियों को बांध के नहीं रखा जा सकता। एक ही स्थान पर दो हाथियों को बांध के रखोगे तो हाथी लड़ेंगे आपस में। उसी प्रकार एक साथ दोनों चीजें नहीं मिल सकती। कौन कौन सी दोनों चीजें? इज्जत और, या तुम्हें मिलेगा इज्जत या तुम्हें मिलेगा पति। अब तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए। उमा देने का पति मिले भले ही नहीं मिले। उमा दे ने जैसे दुआ सुना उसके झाड़ झाड़ उठी हूं। और उमा दे ने कहा कि पालकी वापस मोड़ो, नहीं जाना मुझे। उसके बाद उमा दे कभी लौट के आई नहीं। फिर वो केलवा चली गई। केलवा में वहां सती होती है मालदेव के मरने के बाद। उसने दोबारा कभी जोधपुर आना पसंद ही। उमा दे की कहानी तो इतनी है भाई, उमा दे यहां से नाराज हो गए चले गए, पर बारमली तो मालदेव के पास ही रह गई भाई। बारमली तो इधर ही बैठी थी। एक दिन जैसलमेर की तरफ बरसात हो, बिजलियां चमके जोरदार वाली, और उमा दे एक टक उधर देखे जैसलमेर की तरफ, वो बारमली उधर ही उधर देखे। तो मालदेव ने बारमली को कहा कि तुम जैसलमेर की तरफ देख रही हो, तुम्हें जैसलमेर याद आता है क्या? और बारमली रोई। बारमली ने कहा मेरा पीहर है वो, मैं खेली कूदी पली बढ़ी, मुझे उस जगह की याद नहीं आएगी तो कैसे आएगी? तो मालदेव ने कहा तू जाया तो एक बार जा क्या जा जैसलमेर। उसने कहा किस मुंह से जाऊं मैं वहां जाऊंगी तो जैसलमेर वाले क्या कहेंगे कि उमा दे का घर तोड़ के आई है। मालदेव को लगा यार गलती तो मेरी थी उस दिन, लोग कहेंगे भारमली को। उसने अगले दिन भारमली को भेजा, साथ में एक लेटर लिख के भेजा कि जैसलमेर वालों यदि भारमली को कुछ भी ऊंचा नीचा बोल गए मैं अटैक करूंगा तुम पे। जैसलमेर वालों की औकात की भारमली को बोले मालदेव से सबको डर लगे। भारमली वहां पहुंची। वहां जैसलमेर का एक राजकुमार था, उसके 3 रानियां थी, शादीशुदा था ऑलरेडी, 3 रानियां थी उसके, पर भारमली सुंदर थी। वो राजकुमार भारमली के आसपास में चक्कर काटे, और उन तीनों रानियों ने एक दिन बैठ के बात की कि अपनी ननद का घर बर्बाद हो गया और अपना कभी भी बर्बाद हो सकता है। भाई बाउंड्री लाइन पे खड़ा है एकदम। उन तीनों रानियों में से एक रानी जो थी वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा। कौन सी जगह पड़ती है? कोटड़ा। वहां का एक बंदा था बाघ सिंह। क्या नाम था? उस बाघ सिंह कोटड़ा की बहन थी। बाघ सिंह का शॉर्ट फॉर्म हो गया बागा, कोटड़ा का था इसलिए बोलते हैं कोटड़िया। क्या बोलते हैं? तो बागा कोटड़िया। उस बागे कोटड़िया की बहन थी। और उन बाकी दोनों रानियों ने उस रानी को कहा तेरा भाई शक्तिशाली है, तेरे भाई को बुला, वो कोई ना कोई इलाज बता देगा अपने। बहन ने अपने भाई बागा कोटड़िया को बुलाया और बुला के कहा कि भैया वैसे तो आपके सामने ऐसी बात मैं क्या ही करूं, पर आपसे कौन सी बातें छुपी हुई है। ये भारमली हमारी ननद उमा दे का घर बर्बाद करके आई है, तोड़ के आई है, और हमारा घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। ये बात आपके जीजा जी कभी भी उधर जा सकते हैं, तो प्लीज हमें बचाया जाए। बागा कोटड़िया ने कहा तू तो एक काम करना, सुबह जब मैं जाने लगूं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, इस भारमली को भेज देना। अभी भी अपने रिवाज होता है कि यदि बहन के घर भाई जाता है दूसरे दिन आता है तो बहन उसकी क्या निकालती है? गांव में बोलते हैं सीख देनो। क्या बोलते हैं? सीख देने के लिए तू मत आना। सीख देने के लिए किसको भेज देना? भारमली। अगले दिन बागा सुबह सुबह उठा, बिना मुंह धोए बिना चाय पिए फटाफट अपने ऊंट पे जाके बैठा। जैसलमेर वाले भागे कह रहे बाग जी क्या नाराजगी हो गई, अचानक कैसे भाग रहे हो, और अब चाय पानी तो पी के जाओ। और उसने कहा नहीं नहीं मेरे कोटड़ा कोई काम है, मुझे फटाफट जाना। अरे सीख तो लेके जाओ। तो उसने कहा फटाफट मेरी बहन को आगे तिलक निकाल दे। अभी ऊंट बैठा है, मैंने ऊंट खड़ा नहीं किया। अंदर जाके उनकी बहन को कहा आपका भाई जा रहा तिलक निकाल दो। बहन भाई में तो आपस में बातचीत हो ही रखी थी, और बहन ने झूठा ही नाटक किया, अरे मेरे तो वो लुगड़ी कहां चली गई, चुनड़ी नहीं है मेरे तो, मैं तो नहाई भी नहीं हूं अभी तक। भारमली नहा धो के एकदम तैयार बैठी थी। उसने भारमली कहा भारमली तिलक कित निकालना है, तू निकाल दे। भारमली वो तिलक वाली थाली लेके तिलक निकालने के लिए गई। जैसे बागा के ऊपर हाथ करके तिलक निकालने लगी, बागा ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बिठा लिया। कोटड़े वहां जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से, भारमली को बागा से बेइंतहा मोहब्बत हुई। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक प्रेम कहानी है बागा भारमली की प्रेम कहानी। किसकी प्रेम कहानी है? जहां तरवरत है मोरियोर, जहां सरवरत है हंस, जहां बागोत है भारमल, जहां दारूत है मंस। कि जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां सरोवर होंगे वहां वहां हंस होंगे, जहां जहां दारू होगी वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बागा रहेगा वहां वहां। बागा भारमली बाद में हमेशा साथ ही रहा करते। ये बात पता चली मालदेव को कि भारमली को कौन ले गया? बागा ले गया। और उसने कहा इस बागे बैठे करो रे। लोगों ने समझाया कि साहब कर मत देना, बागा डाकू है, धड़ाईती आदमी है वो तो। और वो यदि भारमली ले आगे निकल गया और अपने हाथ नहीं आया तो कितनी बेइज्जती होगी कि साहब एक बंदा हाथ नहीं आया, जोधपुर की सेना गई थी, फिर लोग क्या कहेंगे कि दासी के लिए अटैक कर दिया। मालदेव ने कहा तुम नहीं जानते, तुम मैं जीता कह रहा हूं, तुम मुत्ता काम कर दो। लोगों ने समझाया साहब अटैक नहीं करते, और कोई तरीका निकाल लो। तो मालदेव ने कहा रुको रुको रुको, एक मिनट सुनो। उस दिन उमा दे वापस आ रही थी तो दो ही कौन बोल रहा था उधर? आसानंद जी ने कहा मैं था। तो मिस्टर आसानंद तेरी वजह से उमा देव वापस चली गई, अब तू किसको लेके आएगा? तो भारमली को लेने के लिए कौन भेजेगे?
आसानंद जी। आसानंद जी वहां गए, आसानंद जी को भाग्य को पता चला कि आसानंद जी मेरे से मिलने के लिए कोटड़ा आ रहे हैं, तो बागा 3 कोस सामने गया मिलने के लिए। एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 3 कोस में कितने किलोमीटर हो गए। और बागे ने आगे जाके 9 किलोमीटर आगे दंडवत प्रणाम किया, साहब धन घड़ी धन भाग, आसानंद जी जैसा महान विद्वान हमारी धरती पे पधारा, पालकी में बिठा के लेके आया, घर पे लाते ही उनके एकदम पैर वेर दबाए, इतनी दूर से आप चल के आए हो, पैरों को साफ किया अपने हाथों से, लेके गया उनको शिकार खिलाने के लिए, पूरा ध्यान रखे उनका हर बात का, भारमली अच्छे अच्छे पकवान बना बना के इनको खिलाए। और आसानंद जी ने देखा कि यार बागा मेरी कितनी इज्जत करता है, बागा कितना मेरा एकदम सत्कार रखता है, मेरा ध्यान रखता है, और भारमली बागे से कितना ज्यादा प्यार करती है। आसानंद जी वापस गए नहीं, वहीं रह गए। फाइनली जब बागा मरता है तो भारमली उसके साथ होती है सती। खूब प्यार किया बागा भारमली लाभ, भारमली सती हो गई थी बाद में। आसानंद जी हो गए पागल, आसानंद जी दीवारों के सिर भिड़ा भिड़ा के बागा बागा करते साथ। उधर पाकिस्तान में एक रियासत पड़ती है, सिंध में एक रियासत पड़ती है अमरकोट। कौन सी रियासत थी, अमरकोट के राजा को किसी ने बताया कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान पागल हो गया, कपड़े फट गए, घूमता रहता है, यार थोड़ा तो ध्यान रखो। वो बेचारा अपने पास ले गया और अपने पास बिठा के रखता, पूरा ध्यान रखता है एकदम आसानंद जी का। पर आसानंद जी सारे दिन बैठे बैठे कहते, एक दिन मैं और बागा वहां गए, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया। उसको बड़ा यूं बुरा लगता, उसका ईगो हर्ट होता हमेशा, यार मैं राजा हूं, क्या छोटे मोटे डाकू की बात करते रहते हो। और उसने एक दिन कहा, यार ऐसा बागा क्या चीज, मैं राजा हूं, कभी मेरी बात ही कर लिया करो, मैं ही पूरा ध्यान रखता हूं। और आसानंद जी ने उसकी तरफ देखा, तुम बागे की जूती नहीं है। उसका बड़ा अजीब लगा, उसने कहा इसका मतलब आप बागे का नाम लेना पूरी जिंदगी में बंद ही नहीं करोगे। कहा नहीं, जब तक भगवान ने सांसें दी है तब तक मैं बागे का नाम लेना बंद। उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और पोते को बुलाकर, तेरा दादा यदि एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। और पोते का दिमाग चला, उसको लगा रात 7-8 घंटे की तो होती, 7-8 घंटों में यदि दादाजी नाम नहीं लेंगे तो 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, अपनी 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और वो अपने दादाजी के पास गया, आसानंद जी के पास गया, उसने आसानंद जी को जाकर, दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस आप पे बाहर है, एक दिन नाम नहीं लोगे तो आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आसानंद जी ने कहा, देख मेरे से पार तो नहीं पड़ेगी, पर तू इतना ज्यादा ही एम्फेसाइज कर रहा है तो आई विल ट्राई। श्याम को कहा कि भाई आपका समय शुरू होता है, और अब आसानंद जी का अब आपको बागे का नाम नहीं लेना। डोकरे से 10 मिनट रहा गया, 10 मिनट से बैठे हुए राम 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 किया कि राम जी का नाम लेंगे तो बागे का नाम नहीं है। 10 मिनट बाद तो फेंके इधर उधर बर्तन और जोर जोर से बोलना शुरू किया कि बागा आओ बड़े घर कोटड़ा रातू धनी, जासी फूल झड़े पर बासने जासी बाग जी। हे बागा, फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध कभी भी जाती नहीं है। तू चला गया लेकिन तेरी याद मन से कैसे चली जाए। थोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। कि पेट के लिए कोई आदमी कहीं कमा के खा लेगा, रुपए के लिए कोई आदमी कुछ भी मजदूरी कर सकता है, पर हे बागा रुपए के लिए मैं तेरे को कैसे भूल सकता हूं। उस आसानंद जी के पोते ने कहा, दादाजी फिर बागे का नाम ही ले लो और तो क्या ही कर सकते हो।